Good morning class, welcome back to class 8 civics chapter 8. Class 8 civics chapter 8 confronting marginalization, and this is our fifth lecture and last topic of the book. So that is Adivasis demands and the 1989 Act. So class let's see कि आदिवासीज के डिमांड क्या क्या थे और 1989 एक्ट एक्चुअली है क्या. So the 1989 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अनदर रीजन. तो ये जो एक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुछ अलग रीजन से. देखते हैं. आदिवासीज एक्टिविस्ट रेफर टू इट to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. तो देखिए ये जो राइट है एक्चुअली एक्ट 1989 एक्ट जो है वो एक ऐसा राइट है जिसमें आदिवासी कम्युनिटी डिफेंड करते हैं उन लोगों से जो उनकी जमीनों को हथिया लेते हैं, मीन्स बाय फोर्सफुली या फिर किसी भी एस्पेक्ट से वो उनके जमीनों को छीन लेते हैं. तो कहने का मतलब है ये जो एक्ट है 1989 एक्ट जो है ये आदिवासी के लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं. एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आदिवासीज आर ऑफ्टन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड. और हमने अदर चैप्टर्स में भी पढ़े हैं कि आदिवासी कम्युनिटी जो है उनके ना चाहते हुए भी उनको वहां से हटा दिया जाता है फोर्सफुली. सो आदिवासीज activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law. और जितने भी एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे जिन्होंने आदिवासीज के बारे में ये लॉस को बनाने की बात करी है या फिर उनके डेवलपमेंट्स के लिए जो भी बात करी गई है, उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे जितने भी लैंड्स हैं आदिवासीज के जिनको दूसरे लोगों ने एक्सेप्ट नॉन आदिवासीज ने अगर उसको कैप्चर किया है, फोर्सफुली लिया है, तो उनके खिलाफ एक्शंस लिया जाए, उनको जो है पनिश किया जाए बाय दिस लॉ. ये जो एक 1989 एक्ट है इनके तहत उनको सीवियर पनिशमेंट दिया जाए. साथ ही साथ दे हैव आल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट दिस एक्ट merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution. और साथ ही साथ इस एक्ट का ये भी कहना है कि ये जो एक्ट है वो उस हर चीजों को कंफर्म करता है जो कि संविधान में ट्राइबल पीपल्स के लिए लिखा गया है. मींस दिस एक्ट प्रोवाइड्स द राइट्स और प्रोटेक्ट्स द राइट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड और ब्रॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल. तो ये जो एक्ट है वो एक्चुअली ऐसा एक्ट है या फिर ऐसा लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि जो जमीन आदिवासी कम्युनिटी का है तो उस जमीन को ना ही कोई खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है वैसे लोग जो कि नॉन ट्राइबल पीपल हो. मींस ट्राइबल पीपल कैन बाय देयर लैंड्स बट नॉन ट्राइबल पीपल कैन नॉट बाय देयर लैंड्स. तो जो भी आदिवासी लोग हैं वो आपस में अपने खेतों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन नॉन आदिवासी लोग जो है इनके खेतों को ना ही खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, ना ही इसको बाय फोर्सफुली इसको अपने कब्जे में ले सकते हैं. इन केस वेयर दिस has happened, the constitution guarantees the right of tribal people to repossess their land. अगर ऐसा कहीं होता है किसी आदिवासी कम्युनिटी का जो लैंड है उसको कोई आदमी जबरदस्ती अगर अपने नाम से करा लेता है तो ये जो एक्ट है 1989 एक्ट जो है ये एक्ट उन लोगों को इस बात की गारंटी देती है कि अगर ऐसा होता है तो आपकी जमीन को फिर से उस व्यक्ति से वापस दे दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर मैन का उस जमीन पे कोई अधिकार नहीं रहेगा. तो यहाँ पे एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम है सीके जानू एंड आदिवासी एक्टिविस्ट हैज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वायलेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड टू ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट्स इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. अगर हम कहें कि जो भी राइट्स मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो सीके जानू है इनका ये कहना है कि जो भी राइट्स अगर वायलेटर अगर इनके राइट का कोई वायलेटर है तो वो है कौन? गवर्नमेंट. और ये बहुत सारे वेरियस स्टेट्स में जो ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स हैं इनको वायलेट कर रही है. फॉर इट इज दे हु अलाउ नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स इन द फॉर्म ऑफ timber merchants, paper mills, etc. to exploit their tribal land and also forcibly evict tribal people from their traditional forests in the process of declaring forest as reserve or as a sanctuaries. तो ये जो एक्टिविस्ट हैं सीके जानू इन्होंने ये बात कही है
कि जो ट्राइबल पीपल है उनके जमीनों को छीनना, उनके जमीनों को हथिया लेना, इनको जो है बाय फोर्सफुली टिम्बर वर्कर्स के रूप में पेपर्स मिल्स में वर्क करवाना, ये सारा का सारा काम कौन करती है? सरकार करती है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइबल लैंड है, एक फॉरेस्ट एरिया है या फिर एक माउंटेन्स एरिया है, तो उस फॉरेस्ट में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, बट क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो उस फॉरेस्ट में जाएगी और उस फॉरेस्ट में वो रिसर्च करेगी। अगर उसे कोई कोल मिला है, पेट्रोल मिला है या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस मिले हैं या फिर मिनरल्स मिला है, तो वो क्या करेगी? उस जगह को रिजर्व लैंड घोषित कर देगी और इन ट्राइबल पीपल्स को उनके ही जंगल से जबरदस्ती उनको वहां से निकाल देगी। तो कहने का मतलब है कि जो राइट संविधान में मेंशन है, तो उस राइट का यहाँ पे सरकार ही पालन नहीं करती है, बल्कि सरकार ही इनको फोर्स करती है टू थ्रो आउट देम ऑफ द फॉरेस्ट। ये जो सरकार है यही उनको जंगलों से निकालती है और बाद में जब उनको जंगल से निकाल दिए जाते हैं तो उनका जो जंगल, जो उनका घर था और उनकी जो भी प्रैक्टिसेस थे लाइक हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर, जो भी चीजें थी, ये उनसे छीन लिया जाता है और बाद में गवर्नमेंट जो है इनको डेवलपमेंट के नाम पे फिर कहीं पे नया लैंड देगी, कहेगी कि हम उनको जॉब्स दे रहे हैं। इसी तरह से कहने का मतलब है पहले ये उनको वहां से निकाल देंगे, फिर बाद में बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसा कहना है सीके जानू, जो कि एक्टिविस्ट थे किसके? आदिवासी के। सो she has also noticed that in case where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated। और इस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट जब उनको जंगलों से निकालती है तो बहुत सारे लोगों को कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट को उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए, या फिर जो लोगों को निकाल दिया गया है वो लोग फिर अपने जंगल में वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक रिजर्व एरिया हो गया होता है, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया होता है। तो इस स्थिति में ये जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं, इनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन, सहायता राशि जो है वो सरकार की तरफ से देनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिलता है। सो दिस दैट इज द गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ अप प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। तो गवर्नमेंट को उनको निकालने से पहले गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एक प्लानिंग बनानी चाहिए कि जब हम इन आदिवासी कम्युनिटी को इस जंगल से निकालेंगे तो वो रहेंगे कहाँ, उनका काम कैसे होगा, वो किस तरह से रहेंगे। ये सारी बातें जो है गवर्नमेंट को उनको निकालने से पहले करना चाहिए। आफ्टर ऑल, गवर्नमेंट स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज और अदर प्रोजेक्ट्स ऑन लैंड्स टेकन फ्रॉम द ट्राइबल्स। अगर हम दूसरे हैंड की बात करेंगे तो सरकार जो है उनके ट्राइबल लैंड्स में जहाँ पे उन्होंने ऑक्युपाई किया है, यहाँ पे वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्रीज बनाने में, प्रोजेक्ट्स बनाने में, लेकिन वो ट्राइबल पीपल जिनको वहां से भगा दिया गया है, इनको किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, इनको किसी तरह का कोई लैंड एल्सवेयर किसी दूसरी जगह पे नहीं मिलता है। मींस गवर्नमेंट जो है इनको रिहैबिलिटेशन का कोई काम नहीं करती है। सो व्हाई शुड दे बी reluctant to spend even very modest amount on rehabilitating the displaced। तो इसी तरह से ये क्यों ऐसा है कि जो भी पैसा खर्च किया जाता है इन आदिवासी कम्युनिटी को किसी दूसरे जगह पे रिहैबिलिटेट करने का, फिर से बसाने का, तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो इतना कम पैसा या फिर इतना कम क्यों इन्वेस्ट करती है, और इनके पूरे के पूरे जो भी कम्युनिटी है, इनके रिचुअल्स थे, इनके ट्रेडिशंस थे, ये सारे की सारी बर्बाद हो जाती है और गवर्नमेंट इस पे कुछ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तो सीके जानू जो एक्टिविस्ट है उन्होंने इनके मेन प्रॉब्लम्स को जो है वो एनालाइज करने की कोशिश की है और उन्होंने आर्टिकल 1989 को भी बताया है कि सरकार जो है, जो संविधान है, जो इनको राइट्स दिए हैं, बट गवर्नमेंट ही वो पर्टिकुलर इंसान है या फिर जो सिस्टम है जो इनको इन सब चीजों से बायकॉट कर रही है या फिर इनको प्रॉब्लम्स में डाल रही है। सो क्लास, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा आदिवासी डिमांड एंड द एक्ट ऑफ 1989। तो एक्ट ऑफ 1989 क्या है? एक्ट ऑफ 1989 एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो जमीन आदिवासी का है वो जमीन नॉन आदिवासी व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। अगर किसी नॉन आदिवासी व्यक्ति ने उनके जमीनों को कैप्चर किया है या फिर ऑक्युपाई किया है किसी भी तरीके से, तो वो इस एक्ट के तहत अपने जमीन को वापस ले सकते हैं। और हमारे संविधान में भी है कि हम किसी भी आदिवासी कम्युनिटी का जमीन नहीं खरीद सकते हैं। सो द एक्ट ऑफ 1989 इज ए एक्ट विच प्रोहिबिट non-tribal people to buy the land of a tribal people. So let's see some of the points regarding this
topic. So first point is the 1989 Act is important for another reason. आदिवासी activists refer to it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. So जो एक्ट ऑफ 1989 एक्ट जो है वो क्या है, वो एक ऐसा एक्ट है जो कि रेफर करता है और डिफेंड भी करता है कि जो लैंड आदिवासी का है वो ट्रेडिशनली उनका जो लैंड है वो उनका ही लैंड रहे. सो सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे आदिवासीज आर often unwilling to move from their land and are forcibly displaced. तो सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि जितने भी आदिवासी हैं जो नहीं चाहते हैं कि अपने फॉरेस्ट को छोड़ करके चले जाएं, तो इनको उनके लैंड से उनको जो है जबरदस्ती हटा दिया जाता है. सो इनके खिलाफ भी ये जो एक्ट है वो प्रोटेक्ट करती है. तो थर्ड पॉइंट विल बी द लैंड belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people. So class, these are the three main points regarding this topic. So let's recall what is 1989 Act. So 1989 Act is important for another reason. Adivasi activists refer to it to defend their right to occupy the land that was traditionally there. तो ये जो 1989 एक्ट है ये हर उस लैंड को डिफेंड करती है, आदिवासी का जो जमीन है इसको प्रोटेक्ट करती है जो कि उनको ट्रेडिशनली उनके हैं एंशिएंट टाइम से ही. सेकंड में ये है कि हर वो आदिवासी लोग जो नहीं चाहते हैं अपने जगह अपने लैंड से जाने के लिए, आई मीन वहां से जाना, उस लैंड को छोड़ना, तो गवर्नमेंट उनको फोर्सफुली उनको रिप्लेस करती है, वहां से हटाती है. तो लोग जो है अगर वो अपना जगह छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्सिबली डिस्प्लेस दोज ट्राइबल पीपल फ्रॉम देयर लैंड. तो ये जो है वो जबरदस्ती सरकार उनको हटा नहीं सकती है क्योंकि 1989 एक्ट जो कि हमारे संविधान में मेंशन है जो कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. तो वो अगर सरकार किसी आदिवासी कम्युनिटी को वहां से हटाने की बात करे, अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो वो सरकार पे अकॉर्डिंग टू एक्ट 1989 एक्ट के तहत उन पे केस कर सकती है. द लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड टू और bought by non-tribal people. और ये जो 1989 एक्ट है इसमें तीसरा पॉइंट है कि जो लैंड आदिवासी का है, आदिवासी पीपल का है, उसके जमीनों को कोई नॉन ट्राइबल पीपल जो है वो नहीं खरीद सकते हैं. जो आदिवासी का जमीन है उसको
कोई गैर आदिवासी व्यक्ति जो आदिवासी नहीं है वो इंसान आदिवासी का जमीन नहीं खरीद सकता है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा आदिवासी डिमांड्स एंड 1989 एक्ट क्या होता है। सो क्लास, दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर बहुत ही अच्छे से। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर अफेयर इन नोटबुक एंड ऑल्सो टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स of the topic which were written on the board. Thank you.